आज हम लोग इन्वेस्टमेंट चैप्टर जो है उसका थियरी देखेंगे। इन्वेस्टमेंट चैप्टर में हम लोग थियरी देख रहे हैं अभी। इन्वेस्टमेंट चैप्टर का जो स्टार्टिंग थियरी है उसमें मेन बात जो है वो मैं बता देता हूँ, फिर पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए बेटा, आपको पता है कम इंटरेस्ट प्राइस अगर बोला गया, मतलब हमें इसके अंदर जो भी अमाउंट दिया रहेगा, कम जो भी प्राइस दिया रहेगा उसमें से हमें इंटरेस्ट अमाउंट कम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ट्रांजैक्शन हो रहा है, मार्केट वैल्यू परचेज सेल, मार्केट वैल्यू कितना है 20,000। तो ये जो बताया गया उसके अंदर से हमें इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, इसके अंदर से इंटरेस्ट लेस किया जाएगा। और अगर इन लोगों ने कहा EX इंटरेस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट प्राइस, तो हमें एक्स्ट्रा इसके अंदर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए 20,000 है मार्केट वैल्यू, तो उसमें आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट अलग से प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अलग से इंटरेस्ट दिखाना होगा। अब इसके बाद आपको बताया जाए, देखिए अगर हमें कल के जैसे क्वेश्चन में जून 30 को इंटरेस्ट मिल रहा था, कल के क्वेश्चन में 30 जून को इंटरेस्ट मिल रहा था और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन परचेस सेल अगर बीच में ही हो गया, परचेस सेल अगर बीच में ही हो गया, मतलब मान लीजिए जुलाई अगस्त सितंबर के एंडिंग में 30 सितंबर को अगर परचेज सेल हो गया, परचेज सेल मतलब एक इंसान ने सेल किया, दूसरे इंसान ने परचेज कर लिया, तो आप यहां पर देख सकते हो कि इस पीरियड तक, ये जो इसके बीच में गैप है, इस पीरियड तक तो जो इन्वेस्टमेंट था वो सेलर के पास ही था, और इस पीरियड में क्या हुआ, परचेजर के पास पहुंच गया। तो इस पीरियड में जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होगा उसे एक्रूड इंटरेस्ट कहा जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इस पीरियड में 3 महीना का जो समय है, इंटरेस्ट का अमाउंट का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का अमाउंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन अभी वो पेमेंट नहीं हुआ है क्योंकि वो लोग बीच में पेमेंट करते ही नहीं है। 30 सितंबर को पेमेंट नहीं करेंगे और डायरेक्टली 31 दिसंबर को पेमेंट करेंगे, तो 3 महीने का क्या हो जाएगा, एक्रूड माना जाएगा। इसे एक्रूड कहा जाता है। और उस पर हक किसका होगा, सेलर का, उस पर हक होगा सेलर का। अदर साइड में जो है ये फ्यूचर इंटरेस्ट है, ये तो अभी तक आपका कैलकुलेशन हुआ ही नहीं है, तो फ्यूचर अमाउंट की बात ही नहीं होगी, फ्यूचर अमाउंट की बात नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद में जब 31 दिसंबर को ये लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर पर, तो कंपनी क्या करेगी, वो 6 महीने पर दे रही है तो टोटल 6 महीने पर कैलकुलेट करेगी इंटरेस्ट, और जिसके हाथ में इन्वेस्टमेंट है उसको दे देगी। तो इस डेट पर इन्वेस्टमेंट किसके हाथ में है, परचेजर के हाथ में। तो परचेजर को फुल अमाउंट, टोटल अमाउंट परचेजर को दे दिया जाएगा, टोटल अमाउंट। अब जब इसको टोटल अमाउंट परचेजर को मिल गया इंटरेस्ट का, तो ये पहले वाला क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि 3 महीने तक तो मेरे पास था, तो उसमें से आधा मुझे दे दो, आधा ही तुम रखो,
सेलर क्या है, क्लेम कर सकता है कि 3 महीने तक तो मेरे पास था वो इन्वेस्टमेंट, 3 महीने का मुझे दो और बाकी 3 महीने का ही तुम रखो। तो ये लोग बाद में भी मांग सकते हैं या फिर परचेस सेल के समय ही इन लोगों ने कैलकुलेट करके अगर इंटरेस्ट इसने दे दिया है तो सेलर फिर क्लेम नहीं करेगा, भूल जाएगा और परचेजर टोटल इंटरेस्ट रख लेगा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम है। तो ये बात को अगर आप समझ के रखे हो तो आपको वर्डिंग समझ में आएगी। तो एक बार वापस से मैं आपको समझाना चाहूंगा, आप देख लीजिए एक बार वापस से। ये आपका लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट प्राइस। कम अगर दिखाई दिया तो आपको क्या है, अमाउंट में से इंटरेस्ट कम करना पड़ेगा। मतलब 20,000 माइनस इंटरेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 20,000 में इंटरेस्ट का अमाउंट भी मिक्स है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करके उसका एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली जो शेयर जो इन्वेस्टमेंट का प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट क्या है वो। तो अगर एक्चुअल कॉस्ट आपको चाहिए तो आपको 20,000 माइनस इंटरेस्ट करना पड़ेगा, तब एक्चुअल कॉस्ट आपको पता चलेगा। साइड में लिख देता हूं, कॉस्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला रहेगा। कलर चेंज किया जाए। कॉस्ट निकालना है कि आपको कॉस्ट कितना पड़ा इन्वेस्टमेंट का, तो कम इंटरेस्ट प्राइस सिस्टम में आपको मार्केट वैल्यू में से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। और अगर आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट प्राइस सिस्टम में, तो आपको मार्केट वैल्यू में इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट वैल्यू में इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से है। चलिए अब देखते हैं आगे। ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट में ये लोग सबसे पहले हमें समझा रहे टाइप। जो भी इन्वेस्टमेंट हम परचेज करते हैं वो ये लोग दो टाइप का बता रहे हैं। पहला देखिए, सिक्योरिटीज परचेज मे बी ऑफ टू टाइप्स। जो भी आप सिक्योरिटी परचेज करते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, या ओनली इन्वेस्टमेंट नाम हो या डिबेंचर हो, ये सब आपके सिक्योरिटीज के अंतर्गत आते हैं। और ये सिक्योरिटी जब आप परचेज करते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये दो टाइप से डिवाइड किए गए हैं। देखिए दो टाइप क्या बताया इन लोगों ने। फर्स्ट टाइप बताया इन लोगों ने फिक्स्ड इनकम बियरिंग डिबेंचर्स। मतलब फिक्स्ड इनकम वाला, मतलब जैसे आपको लिखा रहेगा 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स। तो 9% डिबेंचर लिखा है तो कंपनी चाहे प्रॉफिट कमाए चाहे लॉस कमाए, आपको फिक्स 9% वो देगी ही देगी। यहाँ पर बताया गया आपको, कंपनी चाहे लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, फिक्स्ड इनकम आपका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको इनकम मिलेगा, कंपनी को फायदा हो या ना हो। तो आपका फिक्स्ड कितना मिल जाएगा, 9%। जो 9% आपका डिबेंचर है उस पर आपको 9% मिल जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इसे फिक्स कहते हैं, प्रॉफिट हो या ना हो आपको मिलेगा 9%। दूसरा होता है वेरिएबल इनकम बियरिंग। वेरिएबल इनकम बियरिंग इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है कि अगर आपको कंपनी में कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा। डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, तो प्रॉफिट देखकर डिविडेंड डिक्लेयर होता है। अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर होगा, आपको ज्यादा मिलेगा। और अगर लॉस हुआ है तो फिर डिविडेंड लेस डिक्लेयर होगा, आपको इंटरेस्ट जो है लेस मिलेगा। तो इसके अंदर क्या हो गया, वेरिएबल। प्रॉफिट ज्यादा तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम हुआ कंपनी को तो इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी क्या होता है, उस पर किस तरह से कार्य प्रणाली होती है।
तो हम लोग जो पढ़ते हैं क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया है वो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग का ही सॉल्व किया है। तो ये लोग सेकेंड मेथड को ही मेन मानकर उसी को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में, फर्स्ट मेथड को जो फिक्स्ड बेयरिंग है। तो फिक्स्ड बेयरिंग सिक्योरिटी में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी दैट इज प्रेफरेंस शेयर, देखिए प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स होता है और इक्विटी शेयर्स पे वेरिएबल होता है। फिक्स्ड शेयर पे क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स होता है और इक्विटी शेयर पे वेरिएबल होता है। आपको पता होना चाहिए इक्विटी शेयर लेने वाले उस बिजनेस के मेंबर बन जाते हैं, उस बिजनेस के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो वो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, प्रॉफिट कम हुआ तो कम। तो इक्विटी शेयर वालों को कम ज़्यादा मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को फिक्स मिलता है। तो फिक्स इनकम के अंतर्गत किसे लिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको पता है कि दो चीज आता है, बॉन्ड और ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल्स। तो यहां पर हम दिखाएंगे बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल्स। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास क्या है, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पर आपको हमेशा फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, बॉन्ड्स पर हमेशा फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसके अंदर आपको क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, एक्सेट्रा। अर्न्ड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, तो फिक्स इंटरवल मतलब क्या, 6-6 महीने का ये लोग देते हैं, आप पहले ही देख चुके। ठीक है, क्वेश्चन में आप देख लिए, नीचे मैंने बताया आपको कि 30 जून को एक बार इंटरेस्ट देंगे और 31 दिसंबर को एक बार। तो एक बार 6वें महीने में, एक बार 12वें महीने में, मतलब ये 6-6 महीने का इंटरेस्ट देते हैं। तो इसमें क्या फिक्स्ड रहता है, टाइम भी और अमाउंट भी, कि 6-6 महीने पर आपको ये फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, उसे फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज कहते हैं। चलिए अब इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। इंटरेस्ट के बारे में क्या लिखा है इन लोगों ने, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बारे में लिखा है इन लोगों ने, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो आपको पता है इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू को हम सिंपल भाषा में कौन सी वैल्यू कहते हैं बताइए, नॉमिनल वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू, फेस वैल्यू। वेरी नाइस, फेस वैल्यू, वेरी गुड, फेस वैल्यू। तो कंपनी जिस रेट में इशू की थी स्टार्टिंग में, उसी रेट पर हमेशा इंटरेस्ट देगी। तो कंपनी हमेशा फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट देगी। और आपको मालूम है हमेशा 6 मंथ का, कंपनी को नहीं मतलब रहता है कि कब आपने बेचा कब खरीदा, कंपनी हमेशा फेस वैल्यू पे 6 महीने का इंटरेस्ट देती है। करेक्ट है। चलिए, तो 6 महीने का हमेशा देती है, तो ये लोग बीच में कभी भी बेच देते हैं, खरीद लेते हैं। तो उसके अंदर बेचने के पहले जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है उसे एक्रूड कहते हैं। तो चेक कीजिए, एक्रूअल, एक्रूअल मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एक्रूज ऑन ड्यू डेट फिक्स्ड इन एडवांस, फिक्स्ड इन एडवांस। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एक्रूज ऑन ड्यू डेट फिक्स्ड इन एडवांस। तो जो भी एक्रू अमाउंट होगा वो हमेशा पहले से ही क्या है, फिक्स रहता है कि कितना अमाउंट होने वाला है, हमेशा 6 महीने का ही होगा, और जो भी परसेंट हो 9%। तो ये हमेशा ये कैलकुलेशन में 6 महीना 9% ही दिखाया जाता है। तो पहले से ही क्या रहता है, फिक्स रहता है, इन एडवांस, पहले से ही पता रहता है। यहाँ एडवांस मतलब क्या होगा, पहले से ही। तो ड्यू डेट पर फिक्स्ड है कि आपका एक्रूअल इंटरेस्ट कितना होने वाला है। पेमेंट, इंटरेस्ट इज पेड टू द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी। जो भी इस टाइम इन्वेस्टमेंट का मालिक है, जिसके भी हाथ में इन्वेस्टमेंट है, होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी मतलब जिसके हाथ में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट इस टाइम है, उसी को क्या है, इंटरेस्ट मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग। वो 2 महीने पहले ही खरीदा था
या 3 महीने पहले खरीदा था या 4 महीने पहले खरीदा था, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे क्या मिलेगा, 6 महीने का फिक्स 9% मिलेगा, जिसके भी हाथ में इस टाइम सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट है? बात समझ में आई बेटा? तो कंपनी के हिसाब से इंटरेस्ट बताया जा रहा है कि वो हमेशा फेस वैल्यू पे, पहला पॉइंट क्या बताया, कंपनी हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेगी। दूसरा वैल्यू क्या बताया, उसका एक्रूअल अमाउंट हमेशा पहले से ही फिक्स रहता है कि 6 महीने का है, 9% है, वो हमेशा कंपनी का फिक्स रहता है। और पेमेंट किसे किया जाएगा, जिसके भी हाथ में वो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको पेमेंट किया जाएगा। जिसके भी हाथ में इन्वेस्टमेंट रहेगा उसे पे किया जाएगा। आप जानते हैं जैसे रूम का भाड़ा, रूम का भाड़ा किसको मिलता है, रूम मालिक को। रूम मालिक अगर बेच दिया रूम, तो अब जो नया रूम मालिक है उसको मिलेगा भाड़ा। तो जैसे भाड़ा रूम मालिक कोई भी हो, करंट में रूम मालिक का भाड़ा कौन है, उसे ही भाड़ा मिलता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट उसी को मिलता है जिसके हाथ में एट प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटीज है। ठीक है? तो ये पेज आपको समझ में आया क्या? इस पेज में कुछ पूछना है आपको? फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफर ऑन अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो कौन से डेट पर सिक्योरिटी ट्रांसफर की गई थी, उसका असर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे कैसे पड़ता है वो देखा जाए। तो कंपनी तो हमेशा 6 महीने दिमाग में रखती है, उसे कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, किसने कब बेचा, किसने कब खरीदा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो लोग बेचते खरीदते हैं उनको तो मतलब है ना। तो वो लोग अपना महीने के हिसाब से चेक करते हैं कि मैंने 2 महीने बाद बेच दिया था, मैंने 4 महीने पहले खरीद लिया था। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के 2 महीने बाद मैंने बेच दिया, और दूसरा क्या बोलेगा, 4 महीने पहले मैंने खरीद लिया। ठीक है? तो चलिए देखते हैं ये लोग आपस में किस तरह से ड्यू डेट, जो ट्रांसफर डेट है, ट्रांसफर डेट मतलब शेयर्स या जो भी इन्वेस्टमेंट है वो जब ट्रांसफर हुआ था तो उसका डेट जो होता है, जो ड्यू डेट होता है, उसका किस तरह से ये इंटरेस्ट पर असर करता है। इफ अ सिक्योरिटी इज ट्रांसफर्ड, मतलब एक सिक्योरिटी जब बेची गई थी, एक इन्वेस्टमेंट जब बेचा गया था, ऑन द एग्जैक्ट डेट, कौन से डेट को बेचा गया था वो एग्जैक्ट डेट पहले दिमाग में लीजिए। मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 30 जून, कौन सा सितंबर था, 30 सितंबर को आपने मान लीजिए बेचा, 30 सितंबर को आपने बेचा। व्हेन द इंटरेस्ट फॉल्स ड्यू, तो जो इंटरेस्ट उस डेट पर रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट ड्यू कहेंगे। जब आप बेच रहे हो तो उस समय 3 महीने का अभी क्या इंटरेस्ट मिलना बाकी रह गया है, तो उसे इंटरेस्ट ड्यू कहेंगे। द इंटायर इंटरेस्ट, द इंटायर इंटरेस्ट अप टू दैट डेट बिलोंग्स टू द सेलर। तो आप देखिए कितना अच्छा बता रहे हैं लोग। आपने बेचा खरीदा कब, 30 सितंबर को, 30 सितंबर को परचेज सेल हुआ है, मतलब एक इंसान ने परचेज किया है, दूसरे इंसान ने सेल किया है। इसके पहले इन्वेस्टमेंट किसके पास था, सेलर के पास, सेलर के पास था। कब से था वो, डेट जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो वो 30 जून, जून और दिसंबर, जून और दिसंबर को ये लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 31 दिसंबर लिखना है यहाँ पर मुझे, 31 दिसंबर। तो इंटरेस्ट ये लोग 2 बार कैलकुलेट करते हैं, एक बार 30 जून को और एक बार 31 दिसंबर को। तो 30 जून को सेलर के पास था इन्वेस्टमेंट और 31 दिसंबर को परचेजर के पास आ गया, बायर के पास आ गया। तो ये लोग बोलते हैं कि बेचा तो गया था 30 सितंबर को, तो उसके पहले इन्वेस्टमेंट सेलर के पास था, तो 3 महीने का इंटरेस्ट इसको मिलना चाहिए। और बाद में जब बेच दिया गया तो बाद का 3 महीने इन्वेस्टमेंट परचेजर के पास था, तो बाद के 3 महीने का इंटरेस्ट परचेजर को मिलना चाहिए।
तो ये जो पहली एरिया है, ये जो पहली एरिया है, इसी को इन लोगों ने समझाया है आपका पॉइंट नंबर ए में। तो वापस से समझ लिए पॉइंट नंबर ए में, if a security is transferred, if a security is transferred on, Chandan, close this door. If a security is transferred on exact date when interest falls, तो ये लोग क्या बता रहे हैं कि एग्जैक्ट डेट पर अगर ट्रांसफर हुआ है, ये तो बीच में हो गया ना बेटा, ये बीच में आपने सेल कर दिया, तो इसकी कहानी बाद में। ये दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मतलब आपका समझिए 31 दिसंबर को ये लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट, और 31 दिसंबर को ही आपने सेल परचेज किया है, सेल परचेज आपने 31 दिसंबर को ही किया है। ध्यान दीजिए क्या कहा इन लोगों ने, ट्रांसफर, आपने शेयर्स को क्या किया है, ट्रांसफर किया है, इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर किया है। कब ट्रांसफर किया है बेटा बताइए, एग्जैक्ट डेट, उसी डेट पर आपने ट्रांसफर किया जब इंटरेस्ट फॉल ड्यू, जिस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो जिस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उसी दिन आपने किया, मतलब आप समझ गए कि इंटरेस्ट आपका 31 दिसंबर को अगर कैलकुलेट हो रहा है तो 31 दिसंबर को ही आपने क्या किया है, सेल किया है एग्जैक्ट डेट पर। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं बेटा, इंटरेस्ट जिस दिन कैलकुलेट होने वाला है उसी दिन आप अगर बेच रहे हो तो इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए, बेचने वाले को कि खरीदने वाले को। मान लीजिए रूम का भाड़ा हर महीने के एंडिंग में भाड़ोत्तरी देता है, जैसे ही दिसंबर खत्म हुआ आप क्या है, रूम बेच रहे हो, तो दिसंबर खत्म होने के बाद आप रूम बेच रहे हो, तो दिसंबर महीने का भाड़ा किसको मिलना चाहिए, रूम बेचने वाले को कि रूम खरीदने वाले को, बताइए। रूम बेचने वाले को। बेचने वाले को। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिसंबर महीने तक तो रूम बेचने वाले के पास ही रूम था, तो दिसंबर महीने का भाड़ा जो है सेलर को मिलना चाहिए। तो ऐसे ही ये लोग भी बता रहे हैं द इंटायर इंटरेस्ट, पूरा का पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए, अप टू द ड्यू डेट, मतलब 31 दिसंबर तक का, बिलोंग्स टू द सेलर, तो सेलर का ही होगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई रहेगी कि आपने चालाकी किया, शेयर्स या फिर इन्वेस्टमेंट बेचा उसी दिन जिस दिन इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कंपनी करती है, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या है, आपको ही मिलेगा, बेचने वाले को ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑन अदर डेट। अब आपने ड्यू डेट पे नहीं, अदर डेट पर, तो अब ये वाला एग्जांपल जो मैं ये बॉक्स कर रहा हूं, ये वाला एग्जांपल मैंने बॉक्स किया, आपने देखा, ये वाला एग्जांपल देखा जाए अदर डेट पर। तो अदर डेट पर आप पहले से ही समझ चुके हैं कि अगर साल के बीच में या इंटरेस्ट, दो इंटरेस्ट के बीच में ही सेल परचेज हो रहा है, सेल परचेज दो इंटरेस्ट के बीच में हो रहा है, तो सेलिंग परचेज के पहले के पीरियड का सेलर का हक हुआ, और सेलिंग परचेज के बाद के पीरियड का हक किसका हुआ, परचेजर का हुआ। ठीक है, बरोबर है। तो चलिए चेक कर लीजिए, द सिक्योरिटी ट्रांसफर्ड, द सिक्योरिटी ट्रांसफर्ड ऑन एनी अदर डेट, मतलब इंटरेस्ट वाले डेट पर नहीं, इंटरेस्ट जिस डेट पर फॉल होता है उस डेट पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं बेच रहे हैं, तब क्या होगा, द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द नेक्स्ट ड्यू डेट, तो जो अगला ड्यू डेट पड़ेगा, आपने ड्यू डेट पर तो बेचा नहीं, तो जो अगला ड्यू डेट पड़ेगा उस पर क्या चेक किया जाएगा, बाय द परचेजर इज मेड अप ऑफ। तो किस तरह से कैलकुलेशन होगा, चेक कीजिए। पहला, इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट अप टू डेट ऑफ ट्रांसफर, तो परचेजर का हक किस पर होगा, परचेजर पर हक होगा डेट ऑफ ट्रांसफर अप टू इंटरेस्ट लास्ट ड्यू डेट अप टू डेट ऑफ ट्रांसफर। आगे पढ़ लिया जाए फिर बताता हूं, इंटरेस्ट आफ्टर ड्यू डेट ऑफ ट्रांसफर।
देखिए, तो परचेजर को कंपनी जो है ना, कंपनी आएगी तो परचेजर को ढूंढेगी कि खरीदा किसने। तो खरीदा किसने, ये बाद वाले इंसान ने खरीदा है, तो कंपनी क्या बोलेगी कि बाद वाले इंसान को हम 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। बाद में आप अपना समझिए कि आप कब बेचे थे, कब खरीदे थे। तो परचेजर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट। लास्ट ड्यू डेट मतलब कितना, 30 जून। 30 जून, 30 जून से अप टू द ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब 30 सितंबर को ट्रांसफर किया गया था। तो 30 जून से 30 सितंबर का भी परचेजर को ही मिलेगा। और इंटरेस्ट आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर जो ट्रांसफर डेट है 30 सितंबर, उसके बाद का भी जो इंटरेस्ट है वो भी परचेजर को ही मिलेगा। करेक्ट, क्योंकि इस टाइम परचेजर ने ही इन्वेस्टमेंट को पकड़ के रखा है, उसके ही दबदबे में है, उसका ही उसके ऊपर मालिकत्व, ओनर वही है। ठीक है। अब जब इंटरेस्ट मिल जाएगा, तब उसके बाद सेलर क्या है, क्लेम कर सकता है कि भाई पूरा तुम ही मत लो, बेचने के पहले का जो इंटरेस्ट है वो मुझे दो। बेच दिया मैंने, उसके बाद का तो आपका ही हुआ। ठीक है। तो सेलर देखिए क्या बोलेगा, द सेलर हैज अ राइट टू क्लेम। सेलर मांग सकता है जबरदस्ती, क्लेम कर सकता है द इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, विच इंटरेस्ट, अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर एज हिज इनकम। तो जब तक उसने ट्रांसफर नहीं किया था, बेचा नहीं था, तब तक के महीने का इंटरेस्ट तो सेलर को ही मिलना चाहिए, वो क्लेम कर सकता है। और आगे पढ़िए, द परचेजर हैज राइट टू क्लेम। और परचेजर का हक किस पर बनता है, परचेजर का हक बनता है द इंटरेस्ट आफ्टर ड्यू डेट, आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर करने के बाद, बेचने के बाद का जो पीरियड है, उसके ऊपर का इंटरेस्ट किसका इनकम माना जाएगा, परचेजर का, परचेजर का माना जाएगा। तो इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए एक बार मैं वापस से आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये लोग 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है। अब जरा फटाफट बताइए आप, अगर आपने बेचा, एक नया डेट लेते हैं, मान लीजिए 31 अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर को इन लोगों ने बेचा, 31 अक्टूबर को। तो अब बताइए, जून से अक्टूबर 31 कितना महीना हुआ, जून तो 30 खत्म हो गया, साल। तो 30 जून खत्म हो गया, तो बचता है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 31 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर भी इधर आ जाएगा, बरोबर है, इस लिस्ट में। तो ये कितने महीने हो गए, 4 महीने। और उस साइड में देखिए, उस साइड में अक्टूबर खत्म हो गया, तो बचता है नवंबर, और दिसंबर लास्ट तक है, तो दिसंबर, मतलब कितना महीना, 2 महीना। तो बताइए, कंपनी जब आएगी, कंपनी आएगी तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट पहले किसको देगी, परचेजर को। पूरा का पूरा इंटरेस्ट तो पहले किसको दे देगी, परचेजर को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है उसी के हाथ में है, तो जिसके हाथ में इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको दे देगी। तो परचेजर को पहले क्या मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, 6 महीने का पूरा, जून से लेकर दिसंबर तक का, जून से लेकर दिसंबर तक का पूरा परचेजर को मिलेगा। लेकिन उसके बाद उसके दो टुकड़े होंगे। ठीक है। एक्चुअल ट्रांसफर डेट 31 अक्टूबर ट्रांसफर डेट है, इन्वेस्टमेंट इसी दिन को ट्रांसफर किया गया था, बेचा खरीदा गया था। तो उसके पहले का कितना महीना, 4 महीने का, इस पर किसका हक होगा, 4 महीने के इंटरेस्ट पर किसका हक होगा, सेलर का। और बाद के 2 महीने पर किसका हक होगा, परचेजर का। ठीक है। यही इन लोगों ने पूरे पेज में बताया है, पूरे पेज पर यही बताया है। अगर एग्जैक्टली ड्यू डेट को बेचा गया रहता तो पूरा का पूरा किसका हक हो जाता, सेलर का, क्योंकि वो चालाक था, पूरा ड्यू डेट पर ही बेचा, मतलब पूरा का पूरा पहले इंटरेस्ट ले लिया, बाद में उसने बेचा है। तो अगर ड्यू डेट पर बेच रहे हो, जिस दिन इंटरेस्ट मिलता है उसी दिन बेचे, तो पूरा का पूरा सेलर के पॉकेट में आएगा। और अगर बीच में कभी भी बेचे हो ऑन अदर डेट, तो फिर पूरा का पूरा पहले पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा दोनों पहले परचेजर को मिलेगा, लेकिन बाद में क्लेम कर सकते हैं, बाद में क्लेम कर सकते हैं कि भाई सेलर को कौन सा आप दे दीजिए,
कौन सा? अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जब तक ट्रांसफर नहीं हुआ था तब तक का, मतलब आपका 4 महीने का। 4 महीने का सेलर को दे दीजिए, एंड परचेजर, और परचेजर को कौन सा दीजिए? आफ्टर, क्या लिखा है? इंटरेस्ट आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर के बाद का जो भी डेट है उस तारीख तक का किसको दे दीजिए? परचेजर को। तो ये इंटरेस्ट पर किसका हक बनता है वो समझाया गया है इस पेज में। बोलिए, बात समझ में आई? यस सर। चलिए फिर अगला पेज देखते हैं। इन लोगों ने बताया एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट किसे कहा जाएगा? मतलब इतने का इंटरेस्ट अभी मिलना बाकी है। हमेशा एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी। हमेशा एक्रूड मतलब क्या माना जाएगा? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी। ठीक है, तो चेक कीजिए। When a security is purchased, interest accrued from the last due date up to the date of purchase need to be considered. तो बेचने खरीदने वाले लोग क्या मानेंगे कि कितने का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का समय निकल गया है बेचने खरीदने वाले डेट पर। तो कैसे निकाला जाएगा इंटरेस्ट? इन लोगों ने बताया फॉर्मूला, बेचने खरीदने वाले डेट पर इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा। तो कैसे निकाला जाएगा? कंपनी तो हमेशा फेस वैल्यू पर ही देगी, तो नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब समझिए कि 9% है तो 9% से मल्टीप्लाई करेंगे, और सिर्फ बेचने तक की तारीख, मतलब मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ परचेज। मतलब मान लीजिए जो आपको मैंने पहले दिखाया 30 जून से 31 अक्टूबर, 30 जून से 31 अक्टूबर मतलब 4 महीने, तो 4 महीना माना जाएगा। 4 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। यहां पर मैं लिखकर दिखाता हूं। नॉमिनल वैल्यू मान लीजिए आपका है 20,000, तो 20,000 पर क्या बोला इन लोगों ने? नॉमिनल वैल्यू 20,000 लिखा, 9% इंटरेस्ट है तो 9/100। बेचने खरीदने के पहले का समय कितना है? 4 महीना। 4 महीने बाद बेचा गया है तो 4 डिवाइड बाय क्या? 12, लास्ट में डिवाइड बाय 12 लिखा है। तो ये आपका फॉर्मूले के हिसाब से हो गया। ठीक है, बात समझ में आई रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते टाइम ये लोग बता रहे हैं दो कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है। दो कॉन्सेप्ट सामने क्या आ जाता है? एक कम इंटरेस्ट और एक एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट और एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट क्या है देखा जाए यहां पर। एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट, एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा। आप ध्यान रखिए इसके अंदर एक्स्ट्रा शब्द, एक्सक्लूसिव, ई एक्स मतलब एक्स्ट्रा समझिए, मतलब आपको अलग से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अभी इंटरेस्ट डाला नहीं गया है। तो यहां पर एक्स्ट्रा मैंने लिखा है कि आपको अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा इस सिस्टम में। तो क्या लिखा है जरा पढ़ लेते हैं बेटा। इन लोगों ने लिखा है when a security is purchased on any day after due date, ड्यू डेट आपका इंटरेस्ट का निकल गया है और उसके बाद किसी भी डेट पर आप इन्वेस्टमेंट बेच खरीद रहे हो, तो द प्राइस में आइदर एक्सक्लूड और इंक्लूड सच एक्रूड इंटरेस्ट। तो बेचने वाला क्या बोल सकता है कि नहीं मुझे 4 महीने निकल गए तो 4 महीने का इंटरेस्ट मिलाकर मुझे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दो, या फिर बोल सकता है कि नहीं भाई खाली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दो, इंटरेस्ट जब आपको मिलेगा तब तो उसमें से दे देना। तो दो कंडीशन हो सकता है, बेचने वाला इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मांग सकता है, या फिर बोल सकता है
इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अभी दे दीजिए, इंटरेस्ट जब आपको कंपनी देगी तब दे देना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, अगर मिला के मांग रहा है, नहीं मुझे इंटरेस्ट मिला के दीजिए, तो उसे क्या कहे जाएंगे, इंक्लूड। उसे कहेंगे कि इंक्लूड करके मांग रहा है। और अगर बोलेगा चलो हटाओ, इंटरेस्ट बाद में देना, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सक्लूड। करेक्ट है, एक्सक्लूड मतलब इंटरेस्ट बाद में अलग से देगा। ठीक है, तो चलिए, या तो वो एक्सक्लूड करके मांग सकता है या तो इंक्लूड करके मांग सकता है। इफ द प्राइस इज ओनली टुवर्ड्स द कॉस्ट, देखिए क्या लिखा, अगर प्राइस सिर्फ कॉस्ट का लिया जा रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट का सिर्फ अमाउंट लिया जा रहा है, एंड एक्सक्लूड्स द एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो हो गया 4 महीने का वो नहीं मांगा जा रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, ईएक्स, मतलब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बाद में वो लेगा, अभी नहीं ले रहा है तो बाद में लेगा। ठीक है, तो आपको वर्डिंग ध्यान से सुनना है और समझना है। एक बार वापस से मैं बता रहा हूं, जरा सुन लीजिए। अगर सामने वाले ने कहा कि प्राइस मुझे उतना ही दीजिए जितना कि मेरा कॉस्ट है, प्राइस मुझे उतना ही दीजिए जितना कि मेरा कॉस्ट है, और उसने क्या कहा, एक्सक्लूड द एक्रूड इंटरेस्ट, 4 महीने का जो इंटरेस्ट हो गया है वो बाद में दीजिएगा, अभी मत दीजिए। तो उसने इंटरेस्ट अभी लिया ही नहीं, एक्सक्लूड कर दिया, छोड़ दिया, तो इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा, एक्सक्लूड इंटरेस्ट प्राइस। तो जो आप प्राइस दे रहे हो वो एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड है मतलब छोड़कर है। ठीक है, छोड़कर है, करेक्ट है, अभी आपसे इंटरेस्ट उसने नहीं लिया। बात समझ में आई क्या बेटा? अगर उसने इंटरेस्ट छोड़ दिया मतलब बोल रहा है हटाओ, हटाओ मतलब साइड रखो, मतलब एक्सक्लूड करो, तो उसे एक्सक्लूड इंटरेस्ट प्राइस ही कहा जाएगा। बात आपको समझ में आई रहेगी। तो इसका फॉर्मूला बता रहे हैं लोग, जरा फॉर्मूला देख लीजिए। दस एक्सक्लूड इंटरेस्ट प्राइस मीन्स व्हाट, कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर एक्सक्लूड वाले में सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही है, इंटरेस्ट बाद में आएगा। तो एक्सक्लूड इंटरेस्ट प्राइस मतलब इंटरेस्ट को अगर छोड़कर देखा जाए प्राइस, तो वो कौन सा प्राइस का आएगा, एक्चुअल प्राइस, मतलब कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब प्योर प्राइस, इन्वेस्टमेंट का प्योर प्राइस है, उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। सिंस द एक्रूड इंटरेस्ट एज सीन अबव, जैसा कि जो इंटरेस्ट 4 महीने का हो गया था, बिलोंग्स टू सेलर, तो 4 महीने का किसको संबंधित है, सेलर, जो बेच रहा है उसको मिलना चाहिए 4 महीने का। ठीक है, द द परचेजर pays an additional amount towards the accrued interest to the seller। तो बाद में परचेजर को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा 4 महीने का इंटरेस्ट जो है सेलर को पे करना पड़ेगा। दस टोटल पेमेंट बाय, इस तरह से जो परचेजर है टोटल पेमेंट कितना करेगा कुल मिलाकर, एक तो जो पहले इंटरेस्ट छोड़कर कॉस्ट प्राइस है इन्वेस्टमेंट का वो पे करेगा, और बाद में जो 4 महीने का हो गया है वो बाद में पे करेगा। तो परचेजर टोटल अमाउंट पे करेगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, और प्लस 4 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये बात हुई। तो मैं एक बार फाइनली बता देता हूं बेटा आपको पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में ये लोग ईएक्स और कम को ही पकड़ेंगे, इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए, जो सेलर है वो ईएक्स सिस्टम में तुरंत नहीं लेता है इंटरेस्ट, बोलता है बाद में दे देना। तो पहले क्या लेता है, वो खाली इन्वेस्टमेंट का ही प्योर अमाउंट लेता है। तो इन्वेस्टमेंट के प्योर अमाउंट को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर देखिए मैं बॉक्स कर रहा हूं, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो ईएक्स मतलब इंटरेस्ट छोड़ दिया है, तो उसने अभी तक सिर्फ कॉस्ट लिया है। तो अगर उसने इंटरेस्ट छोड़ दिया है तो सिर्फ उसने कॉस्ट लिया है, और बाद में परचेजर से लेगा। तो परचेजर से क्या लेगा वो, एक तो कॉस्ट मतलब ईएक्स इंटरेस्ट अमाउंट, और 4 महीने का इंटरेस्ट। तो बाद में परचेजर को अलग से इंटरेस्ट 4 महीने का फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलिए ये बात समझ में आई क्या अभी आपको?
फटाक से बोलिए। यस सर। सर एग्जाम्पल लेके बता दीजिए ना एक बार। एग्जाम्पल ले लिया जाए, चलिए देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि 20,000 का हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, 20,000 में सेलिंग कर रहे हैं, 20,000 मार्केट वैल्यू है, ठीक है। अब इस पर फटाक से आप मुझे 9%, 9% तो पॉइंट में आएगा क्या, नहीं आ जाएगा अच्छे से। 9% निकालिए 4 महीने का, 9% निकालिए 4 महीने का। कैलकुलेटर है तो निकाल लीजिए, बताइए जरा कितना आ रहा है। 9%, 1 मिनट इसको, अच्छा देखिए कितना आ रहा है। 9% 4 महीने का 20,000 का, है सर। देख लीजिए मैं स्क्रीन पर कर रहा हूं। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, ये हुआ आपका 9%। फिर करते हैं 9%, फिर करते हैं डिवाइड बाय 4, नहीं डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, गलत हो गया, फिर से करना पड़ेगा। कहाँ इसका कटिंग, ये है, क्या था अपना 20,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 12 मंथ एंड डिवाइड बाय 100। देखिए सही है क्या 600? यस यस सर। सर। चलिए 600, तो अब देखिए यहाँ पे तो 600 कैलकुलेशन में आ गया, 600 आ गया। अब सेलर क्या बोलेगा, भाई तुम खरीद रहे हो, तुम परचेजर हो, तो अभी मुझे खाली आप कॉस्ट प्राइस दीजिए। तो परचेजर में लिख रहा हूं यहां पर, परचेजर, परचेजर अभी क्या देगा, कॉस्ट देगा। कॉस्ट को ही हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट नहीं लिया उसने, इंटरेस्ट नहीं लिया मतलब छोड़ कर लिया उसने। तो इंटरेस्ट को छोड़ना मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट प्राइस। तो एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट लिया खाली, अभी इंटरेस्ट नहीं लिया है। और बाद में लेगा क्या, एक्रूड इंटरेस्ट, बाद में लेगा एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आज दे या कल दे, लेकिन परचेजर को देना है 20,000 इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस, और बाद में देगा 600, मतलब 20,600 देगा। इसी चीज को इन लोगों ने फॉर्मूले में ढालकर आपको दिखाया है। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ, परचेजर को क्या देना पड़ेगा, कॉस्ट मतलब एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट प्राइस, और बाद में एक्रूड इंटरेस्ट मतलब 20,000 और 600। तो चेक कीजिए, यही फॉर्मूला लिखा है ना यहाँ पर, बी का लास्ट लाइन में हाईलाइट कर रहा हूं, बी का लास्ट लाइन देख लीजिए। परचेजर को क्या देना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, और बाद में एक्रूड प्राइस। अब समझ में आया क्या? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यही बताइए, अगर इसी एग्जाम्पल में सेलर जिद्दी होता, सियाना होता, तो क्या कहता, मुझे बात का टेंशन नहीं चाहिए, अब भी दो सारा प्राइस, अब भी दो मुझे सारा प्राइस। तो फिर उसको कितना देना पड़ता अभी बताइए, परचेजर को अभी कितना पेमेंट करना पड़ता? बोलिए। आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। तो आपको बताना है कि परचेजर अगर बायर अगर जिद्दी होता और बोलता मुझे अभी पैसे चाहिए, मुझे बात का टेंशन नहीं चाहिए, अब भी दो, सब मेरा पैसा अभी दो, मतलब इन्वेस्टमेंट का भी पैसा दो और इंटरेस्ट का भी दो, अब भी दो, तो 20,000 भी देना पड़ता उसको और 600 भी देना पड़ता, मतलब 20,600, 20,600 उसको तुरंत देना पड़ता।
20,600 उसको तुरंत देना पड़ता। मतलब 20,600 में क्या क्या आपका कंबाइन हो गया ना। कम मतलब क्या हो गया, कंबाइन। तो कंबाइन को ये लोग क्या बोलते हैं, कम। मतलब इसके अंदर कंबाइन है। आप जानते हैं कि किसी से आप पूछेंगे आप इस स्कूल में क्या काम करते हैं भाई, तो कहेगा मैं टीचर कम क्लर्क हूँ। टीचर कम क्लर्क हूँ, तो टीचर कम क्लर्क मतलब क्या होता है, टीचर भी हूँ और क्लर्क भी हूँ। तो दोनों को ज्वाइंट करना कम कहलाता है हमेशा। इंग्लिश का ये मीनिंग है, कम शब्द मतलब होता है ज्वाइंट। तो ज्वाइंट वाले अमाउंट को हम क्या कहेंगे, कम अमाउंट, CUM, कम। तो इसके अंदर इंटरेस्ट भी ज्वाइंट है, इसलिए क्या कहेंगे, कम इंटरेस्ट प्राइस। मतलब ये वो प्राइस है जिसके अंदर कॉस्ट भी है और इंटरेस्ट भी ज्वाइंट है। बरोबर है। तो आप बताइए मुझे, अगर सेलर जिद्दी होता तो पूरा पैसा तुरंत मांगता। कितना मांगता, 20,000 मेरा इन्वेस्टमेंट का दे दो और 4 महीने का मुझे इंटरेस्ट चाहिए, बाद में मिलेगा तो पूरा ले लेना आप। बाद में मिलेगा 6 महीने का इंटरेस्ट तो पूरा ले लेना, मेरा वाला हिस्सा 4 महीने का अब भी दो। तो कितना वो ले लेगा, 20,600। तो पूरा पैसा अभी अगर वो ले रहा है तो कहा जाएगा कि उसने कॉस्ट भी ले लिया और इंटरेस्ट भी ले लिया। दो दो चीज एक साथ रखना कहलाता है कम इंटरेस्ट। बरोबर है, कम इंटरेस्ट प्राइस कहलाएगा। तो वही वाला देखिए यहाँ पर अगले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अगले स्टेटमेंट में आप देखिए बेटा, लिखा है कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब क्या होगा, अल्टरनेटिवली, मतलब अगर फैसला दूसरे तरीके से किया जाए, दूसरे तरीके से बातचीत क्या, इफ द प्राइस इज टुवर्ड्स द कॉस्ट एज वेल एज एक्रूड इंटरेस्ट। मतलब प्राइस कैसे लिया जा रहा है, कैसे कीमत मांगी जा रही है कि कॉस्ट भी दो एज वेल एज एक्रूड इंटरेस्ट भी दो, तो इट इज नोन एज कम इंटरेस्ट प्राइस। तो इसी को क्या कहेंगे कि उसमें कॉस्ट प्राइस भी ज्वाइंट करके मांग लिया और इंटरेस्ट भी। ठीक है, द टोटल पेमेंट मेड बाय द परचेजर इज इक्वल टू दिस प्राइस। तो टोटल अमाउंट जो परचेजर पे कर रहा है, वो जो मिलाकर पे कर रहा है उसे क्या कहेंगे हम, कम इंटरेस्ट प्राइस। तो फॉर्मूला देखिए, टोटल पेमेंट बाय परचेजर, परचेजर जो टोटल अमाउंट तुरंत पे कर दिया उसे कौन सा अमाउंट कहा जाएगा, कम इंटरेस्ट प्राइस कहा जाएगा। बस बात खत्म। कम इंटरेस्ट में ही दोनों ज्वाइंट हो गया है, कॉस्ट भी और इंटरेस्ट भी। बोलिए, फॉर्मूला समझा आपको। यस सर। ओके, लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं मैं। द एक्रूड इंटरेस्ट इन दिस केस इज परचेज्ड बाय द परचेजर एंड बिलोंग टू हिम। तो अब इस केस में जो 6 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट रहेगा जो कंपनी देगी, इस केस में पूरा का पूरा किसको मिलेगा, बाद में परचेजर को, क्योंकि उसने पहले ही 4 महीने का सेलर को दे दिया है। तो अब जो 6 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट रहेगा वो किसको बिलोंग होगा, बिलोंग होगा परचेजर को। ठीक है, क्योंकि 4 महीने का तो वो देकर उसकी छुट्टी कर दिया है, उसने बोल दिया वापस मत आना मेरे पास। तो जब कंपनी 6 महीने का एक्रूड अमाउंट देगी तो पूरा का पूरा हक किसका होगा, खरीदने वाले का। वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट रख लेगा। सर हाँ 8 बजे रोहित सर का भी लेक्चर है। ओके, बस ये लास्ट लाइन ही पढ़ रहा हूं मैं। द परचेजर कीप्स बैक द एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, परचेजर क्या है, अब नहीं देगा, पूरा का पूरा कीप बैक मतलब अपने पास ही रख लेगा। कीप बैक मतलब हाथ उठाने के लिए देगा नहीं, हाथ लौटा लेगा, अपने ही पॉकेट में वो इंटरेस्ट रख लेगा। ठीक है, क्योंकि वो सेलर का इंटरेस्ट 4 महीने का तो पहले ही दे चुका है, तो अब जो मिला है वो पूरा उसका है। The pre-requisition interest is a capital receipt. Pre-requisition acquisition interest is capital receipt. तो अगर आपने पहले इंटरेस्ट दे दिया था तो उस इंटरेस्ट को नाम दिया जाता है प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट और उसे माना जाएगा कैपिटल। मतलब आपने एसेट्स खरीदते टाइम ही इंटरेस्ट दे दिया था तो कैपिटल माना जाता है, कैपिटल रिसिप्ट। तो जो 4 महीने का आपने दिया नहीं, रख लिया अपने ही पास, उसे कैपिटल रिसिप्ट परचेजर बोलेगा। ठीक है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दस कम इंटरेस्ट प्राइस लेस एक्रूड इंटरेस्ट। तो इस केस में हम जब बाद में रिकॉर्डिंग करेंगे तो कम मतलब बताया गया है, आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट बाद में लेस करना पड़ता है। ठीक है, तब आपको क्या समझेगा कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या था।
क्योंकि कम वाले में तो इंटरेस्ट ज्वाइन करके आपने दे दिया था ना। तो अगर कभी फ्यूचर में आपको कॉस्ट जानना है कि कितना कॉस्ट था एक्चुअली, तो उसमें से इंटरेस्ट को लेस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जब आप लेस कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई कॉस्ट उसका इतना था। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 पॉइंट खत्म किए हैं। अगले बार हम ये चैप्टर का पूरा थियरी खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके, ओके अब सर। आप एग्जिट कर सकते हो।